ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो गालिबन अपने प्रागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद ना आया और वो दोनों टांगें पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ ज्यादा ही ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोडी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह गो सर ने उठाए कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ, जो कृपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्ज़ां थे, मगर उसके कदो-कामत और खद्दो-खाल से पता चलता था कि वो कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूं तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नीचा करके वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सैया। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, मुझे नहीं मालूम। कलवंत कौर भुना गई, ये भी कोई माँ या जवाब है? ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसने माथे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर को सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर कर देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई।
नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरे बफ्फियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया। ईश्वर सैया, कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींचकर उसने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ भंबोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूं, घुट घुट पा जफ्फियां, तेरी निकले हड्डां दी गर्मी। कलवंत कौर ने कोई मज़ाहमत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलूं। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवानी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने होंठों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरप चाल। कलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं, इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से बाजू पर चुटकी लेते हुए कहा, कलवंत, कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म। और यह कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कचकचाया, कान की लुओं को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, भरे हुए कूल्हे पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए। चूस चूस कर उसने सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया,
काफी फेंट चुका, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर ही होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतजिर बामल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झिल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझको निचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब ना दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चंडाल, कौन है वो लफ्ती, कौन है वो चोर पता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक अज़म के साथ कहा, ईश्वर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। वाह गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाज़त ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा, वाह गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ असबात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचना शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सोत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भेनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इस कृपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई। उसने कलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो है कौन? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रिंध गई। बताता हूँ, ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माँ या भी एक अजीब चीज है। कलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजर थी। ईश्वर सैया, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चिरा है माँ या मेरा, अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ।
इंसान कुड़ी या भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे मैंने वो तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह ने गाँव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी, मैं उससे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईश्वर सैया, कलवंत कौर के तो रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख देख। और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोहर की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जबान सूख गई। कलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हल्क तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हल्क से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जाने, मुझे अपना हाथ दे। कलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।